आज चैप्टर पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है नॉर्मली। ये सब जो कृषि में आनुवंशिक रूपांतरित फसलें संसाधित ये सब इसके टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि जो जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। इनमें उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीव या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, उत्प्रेरक के लिए कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितिकी का निर्माण करना तथा अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन तथा कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में उपयोग करना। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से लगा हुआ है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं: कृषि रसायन आधारित कृषि, कार्बनिक कृषि और आनुवंशिक निर्मित फसल आधारित कृषि। हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि होने के बावजूद भी सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों के फसलों के उपयोग के कारण, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि में रसायनों का प्रयोग के कारण है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफ़ी महंगे पड़ते हैं। परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिसमें से आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों से सर्वाधिक उत्पादन ले सकेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खाद्य और रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को घटा सकते हैं? आनुवंशिक रूपांतरित फसलों का उपयोग इस समस्या का हल है। मतलब आनुवंशिक फसलें होती हैं ना, वो हर चीज़ को घटाया जा सकता है। प्रतिरोधी, किसी भी प्रजाति के प्रति प्रतिरोधी या फिर सूखे के प्रति प्रतिरोधी, उनके लिए आनुवंशिक रूपांतरित फसलों का उपयोग इस समस्या का हल है। ऐसे पौधे एवं जीवाणु कवक एवं जंतु जिनके जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं आनुवंशिक रूपांतरित जीव GMO जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। जीवों का व्यवहार स्थानांतरित जीव की प्रकृति, परपोषी पौधों, जंतुओं एवं जीवाणु की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीव पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है आनुवंशिक रूपांतरण द्वारा। अजैव प्रतिबलों, ठंडा एवं सूखा लवण ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण करना, रासायनिक कीटनाशकों पर कम निर्भरता करना, पेड़नाशी प्रतिरोधी फसल, मतलब जो जिसके लिए पेस्टिसाइड जो काम में लिए जाते हैं उनकी कम निर्भरता की जाए, क्योंकि उनसे बहुत सारे बीमारियाँ हो जाती हैं। कटाई के पश्चात होने वाले अनाज नुकसानों को कम करने में सहायक होता है। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, यह शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। खाद्य पोषणिक स्तर में वृद्धि, उदाहरणतः विटामिन ए समृद्ध धान, गोल्डन राइस होता है ना, वो विटामिन ए संबंध ये होता है गोल्डन राइस। उपरोक्त उपयोगों के साथ साथ GMO का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन और बेसजनीय पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। कृषि पर जैव प्रौद्योगिकी उपयोग में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण, जो पीड़क नाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती हैं। पीटी एक प्रकार का जीवी है जो एक जीवाणु जैसे बेसिलस थ्रुएंजिसिस, संक्षेप में BT कहते हैं। बेसिलस थ्रुएंजिसिस होता है ना, BT। बहुत सी बार तो BT का ही पूछ लिया गया है कि BT किससे प्राप्त किया जाता है, बेसिलस थ्रुएंजिसिस से। BT जीविस जिन जीवाणुओं से क्लोनीकृत होकर बीज पौधों में व्यक्त होकर पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, उसे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस तरह से जैव कीटनाशकों का निर्माण उदाहरणतः BT कपास, BT मक्का, धान, टमाटर, आलू, सोयाबीन आदि का उपयोग किया जाता है। BT का उपयोग किस किस के लिए? BT कपास के लिए किया गया है, BT मक्का, BT धान,
आलू, टमाटर, इन सब के लिए किया गया है। बीटी, कपास, बैसिलस थ्रियोंजिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे तंबाकू केली की कीड़ा को बोलते हैं लिथोडोप्टेरन, सैनिक कीड़ा, कोलेप्टोरन, भृंग, डिप्टोरन, मक्खी, मच्छर को मारने में सहायक होता है। बेसिलस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीनों का रवा का निर्माण करता है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होती हैं, मतलब जो विशेष अवस्था होती है इसकी बेसिलस उसमें कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करता है जो रवा में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होते हैं। ये जीव विष बेसिलस को क्यों नहीं मारता? वास्तव में बीटीजी विष प्रोटीन प्राक जीव विष निष्क्रिय रूप में होता है। जो ही कीट इस निष्क्रिय जीवों को खाता है, विष को खाता है, तो रवे आंत में क्षारीय पेच के कारण, ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आएगा, क्षारीय पेच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की उपकलीय कोशिकाएं, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन, जिस कारण से कोशिकाएं फूल कर फट जाती हैं और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। विशिष्ट बीटीजी विष बैसिलस थ्रियोंजिसिस से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन्स का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर करता है। जीन्स का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, मतलब जीन्स जो जिसको चुना जाएगा वो किस पर निर्भर करेगा, उस चुनाव किया जाएगा तो वो फसल और निर्धारित कीट, मतलब किस कीट के प्रतिरोधी बनाना है, वो बैसिलस थ्रियोंजिसिस को पहले किया जाता है। जबकि सर्वाधिक बीटीजी विष कीट समूह विशेषता पर निर्भर करता है। जीव विष जीन्स जीन द्वारा कूटबद्ध होता है, उसे क्राइजीन कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। परिणाम उदाहरण स्वरूप जो प्रोटीन क्राई फर्स्ट 1AC 2AB फर्स्ट AC 2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं वो कपास के मुकुलकर्मी के द्वारा। ये दोनों किसको नियंत्रित करते हैं? कपास के मुकुलकर्मी को। कपास के मुकुलकर्मी को, ठीक है। और जबकि क्राई फर्स्ट AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है और क्राई फर्स्ट AB किसको नियंत्रित करेगा? मक्का छेदक को। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 बार आए हुए क्वेश्चन है। पीड़क प्रतिरोधी पौधा, विभिन्न सूत्रकृमि मानव सही जंतुओं कई किस्मों के पौधे पर परजीवी होते हैं। सूत्रकृमि मिल व डेगा इनकोगेनेसिया तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफ़ी कम कर देता है। कौन सा संक्रमित? जो सूत्रकृमि होता है मिल का डेगा इनकोगेनेसिया, तंबाकू का पौधा होता है, उसकी जड़ में जाकर संक्रमण करता है जिससे उसकी पैदावार कम हो जाती है। वो उपरोक्त संक्रमण को रोकने के लिए एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया जो आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। आरएनए अंतरक्षेप यूकेरियोट्स में जीनों में कोशिकीय सुरक्षा के एक विधि है। विधि में विशिष्ट दूत आरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए के वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है, मतलब दो पूरक बन जाते हैं तो वो दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप दूत आरएनए के स्थानांतरण ट्रांसलेशन रुक जाता है। मतलब ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाता, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो फिर आगे कैसे होगा, तो वो रुक जाता है। इस दूसरे आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम ट्रांसपोजन, संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम को ट्रांसपोजन के प्रतिकृत के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए होते हैं। ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम समूहों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों के प्रपोषी पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि प्रपोषी कोशिकाओं सेंस और एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करना।
ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं जो द्विसूत्रीय आरएनए का निर्माण करते हैं, जिससे आरएनए अंतरशय प्रारंभ होता है। इसी कारण से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरशेपी आरएनए की उपस्थिति में परजीवी जीवित नहीं रह पाता। इसी प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से करते हैं। सेंस और एंटीसेंस का निर्माण किसके लिए किया जाता है? ये ग्रोप्टिक्स वाहकों के लिए कहते हैं, ये भी सूत्रकृमि के लिए किया जाता है। आरएनए इंटरसेप वाली प्रक्रिया वो भी किसके लिए की जाती है? वो सूत्रकृमि के लिए की जाती है। और किसी के पौधे के लिए की जाती है, वो तंबाकू का पौधा। पूंजों डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। पुनर्योग चिकित्सीय औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोतों से विलगित किए गए हैं, जो अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। वर्तमान समय में 30 पुनर्योगत चिकित्सीय औषधियाँ विश्व में मनुष्य के लिए प्रयोग में स्वीकृत की जा चुकी हैं, लेकिन भारत में तो 12 ही विपणित है। इनका ध्यान रख लेना कि वर्ल्ड में तो 30 और भारत में 12। आनुवंशिक निर्मित इंसुलिन। वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर वे इंसुलिन लेने से संभव है। मानव इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर भी मधुमेह रोगी क्या करेंगे? इस पर विचार करने पर हम इस बात का स्वीकार करेंगे कि अन्य जानवरों जैसे इंसुलिन युक्त कर उपयोग में लाया जाना होगा। इस क्या अन्य जंतुओं से युक्त इंसुलिन मानव शरीर पर प्रभावी है? इसका कोई शरीर के प्रतिरक्षा अनुक्रिया में कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता। कल्पना करो कि एक जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है, तो इससे पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तुम आसानी से इस जीवाणु को अधिक मात्रा में विकसित कर जितना चाहे अपना आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन बना सकते हो। सोचो, क्या इंसुलिन मधुमेही रोगों को मुक्त दिया जा सकता है या कि नहीं? तो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन होते हैं, जो प्रोटीन होती है जो अपने डाइजेशन हो जाएगा स्टमक में, अमाशय में जाते ही, इसलिए मुक्त से नहीं दिया जा सकता। मधुमेह की रोग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली इंसुलिन जानवरों तथा सूरों को मारकर उपयोग उनके अग्नाशयों से निकाला जाता था। जानवरों सूरों को मारकर अग्नाशय से निकाला जाता था। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी बाह्य प्रोटीनों के प्रति दूसरे द्वारा प्रतिगत होने लगती थी। इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसे ए और बी कहते हैं, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा जुड़ी होती है? आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा। डाइसल्फाइड बॉन्ड ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ए और बी श्रृंखला होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन एंजाइम की तरह प्राक हार्मोन को पूर्ण परिपक्व एवं क्रियाशील हार्मोन बनाने के में पहले संसाधित करने की आवश्यकता होती है। संश्लेषित इसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी पेप्टाइड कहते हैं। सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। आरडीएनए तकनीकों का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती है कि इंसुलिन परिपक्व रूप में तैयार करना। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती थी वो कौन सी थी? ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट आता है, मतलब बहुत सी बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, जो आप इम्पोर्टेंट डीएनए के तैयार करना। मुख्य चुनौती ये थी कि इंसुलिन को वितरित कर परिपक्व रूप में तैयार करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। 1983 में एलिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की ए और बी के अनुरूप होती हैं। ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखला का उत्पादन किया। इन्हें अलग अलग निर्मित ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर
मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया था। एक ये डेट याद रख लेना, 1983। लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी थी जिसने सर्वप्रथम 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया गया था। ये इसका डायग्राम रहा। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये तरीक पहला सी पेप्टाइड, ये बी ए है। ये प्राग इंसुलिन, प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन है जो इसमें आ गया काम, और बाद में ये सी अलग हो गया, ए और बी पेप्टाइड हो गया जो परिपक्व रूप में तैयार किया गया है। जीन चिकित्सा। यदि एक व्यक्ति आनुवंशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार है तो कोई चिकित्सा व्यवस्था है? जीन चिकित्सा एक ऐसा प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं को उपचार हेतु सामान्य जीन तो व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1990 में। एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ये एंजाइम प्रतिरक्षात्मक तंत्र के लिए अति आवश्यक होता है। उपरोक्त समस्या हेतु एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए जिम्मेदार है। जो इस लोप के कारण होता है। कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से भी होता है, जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा भी उपयोग किया गया है, जिसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए दिया जाता है। उपरोक्त दोनों विधियां की कमी है कि ये पूर्णतः रोगनाशक नहीं है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसीकरणों को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए का जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसीकरणों को बाहर निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए का सीडीएनए, कौन सा डीएनए? सीडीएनए के लिए लिया जाता है काम। पस विषाणु संवाहक का प्रयोग कर लसीकरण प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृतप्राय होती हैं, इसलिए आनुवंशिक निर्मित लसीकरण को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं में विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूण अवस्था की कोशिकाओं उत्पत्ति से डीएमप्रेस करा दिया जाती है, यह स्थायी उपचार हो सकता है। मतलब अगर भ्रूण में ही प्रारंभिक अवस्था में अगर इसकी जीन्स को हटाकर उसके स्थान पर सही जीन रख दी जाए तो उससे स्थायी उपचार भी किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आणविक निदान में कैसे उपयोग किया जाता है जेनेटिक्स का? क्या आप जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसके प्रारंभिक पहचान, उसके रोग क्रिया विज्ञान के समझना अति आवश्यक है। उपचार की परंपरागत विधियां सीरम, मूत्र विश्लेषण आदि का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ पता लगाना संभव नहीं। पुनर्योगी डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज पीसीआर, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अपमान एलाइजा कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। ये 3 है, पुनर्योगी डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज पीसीआर और एलाइजा। रोगजनक जीवाणु, विषाणु आदि की उपस्थिति का सामान्यतः पता चलता है जब उसके द्वारा रोग उत्पन्न के कहीं लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक हो चुकी होती है। जब हम बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु
उस समय जब रोगों के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते तब हो सकती है। पहचान पीसीआर के द्वारा उनके न्यूक्लिक एसिड के प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन के द्वारा कर कर सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि पीसीआर द्वारा डीएनए की बहुत कम मात्रा की पहचान कैसे की जा सकती है? संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु भी आजकल पीसीआर संबंध उपयोग में लाया जाता है। कौन सा? पीसीआर। इसका उपयोग संदेहात्मक रोग कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्पीड़नों को पता लगाने में किया जाता है। यह एक उपयोगी तकनीक है जिसके द्वारा बहुत सारे दूसरे आनुवंशिक रोगों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। डीएनए आरएनए के एकल श्रृंखला के एक विकिरण सक्रिय जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में पूरक डीएनए संकरित होते हैं, जिससे बाद में ऑटोरेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। जीन क्लोन जिसमें उत्परिवर्तन जीन मिलते हैं छाया चित्रपटल फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई देते हैं, क्योंकि संप्रेषित प्रोब या उत्परिवर्तन जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। प्रोब और उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अपमान एलाइजा प्रतिरक्षी एंटीजन एंटीबॉडी के रूप पे करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी किसी क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रोटीनों के ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीनजन आदि को विस्तृत रोग जनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षा की पहचान के आधार पर की जाती है। परजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है अपना लक्षण व्यक्त करते हैं, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी चूहे खरगोश सुअर भेड़ गाय मछलियाँ आदि पैदा हो चुके हैं। इसके बावजूद उपस्थित परजीवी जंतुओं में 95% से अधिक चूहे हैं। सबसे ज़्यादा अभी तक कौन से हैं? चूहे। ये बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है कि बुद्धिक तरह किसी का जन्म। उसी तरह से जंतुओं के उत्पादन क्यों किया जाता है? इसके परिवर्तन से मानव क्या लाभ है? हम जंतुओं के कारण का पता लगाएंगे, कुछ सामान्य कारण का पता लगाएंगे। परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है कि जिनमें जीनों के नियंत्रण इनका शरीर के विकास सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणतः विकास में भागीदार जटिल कारकों जैसे इंसुलिन की तरह ही विकास कारकों का अध्ययन दूसरी जाति स्पीशीज के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभावों का अध्ययन तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। रोगों का अध्ययन अनेक परजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोगों के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है। यह विशिष्ट रूप से निर्मित होते हैं जो मानव रोगों के लिए नमूने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचारों का अध्ययन हो सके। वर्तमान समय में मानव रोगों के कैंसर पुटीयरेस्मिया सिस्टिक फाइब्रोसिस रूमेटेड संधिशोथ रूमेटेड आर्थराइटिस अल्जाइमर आदि के परजीवी नमूने उपलब्ध हैं। जैविक उत्पाद कुछ मानव रोगों के उपचार हेतु औषधियों की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती हैं। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर काफ़ी महंगा होता है। परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं डीएनए के भाग जीनों को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं। मानव उदाहरण प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन का उपयोग एम्फाइसीमा के निर्धारण के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक इसी तरह का प्रयास फिनाइल कीटोनुरिया PKU व पुटीयरेस्मिया के निदान हेतु भी किया गया है। वर्ष ये 1997 नहीं है, इसमें ये 1977 नहीं है, यहाँ है 1997। इंग्लिश की एनसीईआरटी में जाके देख लेना, हिंदी एनसीईआरटी में गड़बड़ है। सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन संपन्न दूध 2.4 ग्राम
प्रति लीटर प्राप्त किया गया। इस दूध में मानव लैक्ट एल्ब्यूमिन मिलता है, जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक होता है, जो साधारण गाय के दूध में नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। टीका। टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया गया है। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को उपयोग किया जा चुका है। यदि उपरोक्त प्रयोग सफल एवं विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। यह अविशालता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है। यह वही विधि है जो औषधि अविषालुता परीक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। परजीवी जंतुओं से मिलने वाले कुछ जीन से अविषालु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशीलता बनाते हैं, जबकि अपरजीवी जंतुओं में से ऐसी नहीं है। परजीवी जंतुओं को अविषालु पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त जंतुओं में अविषालुता परीक्षण करने में से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है। नैतिक मुद्दे। मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना विनिमय के अधिक नहीं किया जा सकता। सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हो उनसे आचरण को परख के कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है। ऐसे मानदंडों में नैतिकता से इनके जैव वैज्ञानिक महत्व भी है। जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण के तक अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं। ऐसे जीवों को पारिस्थितिकी तंत्र से संविष्ट कराया जाए। इसलिए भारत सरकार ने संगठनों को स्थापित किया है, जैसे कि GEAC जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। हिंदी में आनुवंशिक अभियांत्रिकी संतुति समिति। GMO अनुसंधान संबंधी कार्यों को वैधानिक तथा जनसेवाओं के लिए जीवों के समावेश सुरक्षा कायदे के बारे में निर्णय लेगी। 3 चीजें हैं इसमें। अनुसंधान संबंधी कार्यों का वैधानिक तथा जनसेवाओं के लिए जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेगी। जनसेवा जैसे कि आहार, चिकित्सा स्रोत जैसे जीवों के रूपांतरण उपयोगिता, जो इनके जीवों के लिए अनुमत एकस्व की समस्या उत्पन्न हुई है। जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियां आनुवंशिक पदार्थों, पौधों व अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर बनने वाले उत्पाद व तकनीकी के लिए पौधों व अन्य संसाधनों का उपयोग कर बनने वाले उत्पादों और तकनीक के लिए एकस्व पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं, जबकि यह बहुत समय पहले विकसित एवं पहचानी जा चुकी हैं और किसान विशेष क्षेत्रीय देश के लोगों द्वारा इनका उपयोग किया गया है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है GEAC से, और एक पेटेंट एकस्व पेमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों को याद रख लेना। फुल फॉर्म एक तो GEAC। विविधता में एक बासमती धान अपनी सुगंध। बासमती कौन सा धान है? बासमती धान अपनी सुगंध एवं स्वाद के लिए मशहूर है और इसकी 27 पहचानी गई किस्में भारत में उगाई जाती हैं। पुराने ग्रंथों, लोक साहित्य और कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है। यह पता चलता है कि यह कई 100 वर्ष पहले उगाया जाता है। वर्ष 1997 है यहाँ पे भी, ये भी गड़बड़ है यहाँ पे। इंग्लिश के एनसीईआरटी में जाके देखना इसको, जो वहाँ पे 1997 में मिलेगा आपको। एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिका एकस्व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसे कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका विदेशों में बेच सकती है। बासमती की नई किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्मों से विकसित की गई थी। भारत में
भारतीय बासमती गर्दभोनी किस्मों का संकट कराकर नई खोज या एक नई किस्म उपलब्धि का दावा किया गया था। एकाधिकार के लागू होने के बाद इस एकाधिकार के तहत अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय प्रतिबंधित हो सकता था। मल्टीनेशनल कंपनी या दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन या सतीपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोप्रेसी कहलाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है ये। मल्टीनेशनल कंपनी या दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों बिना अनुमोदन एवं सतीपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोप्रेसी कहलाता है। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न है, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। इसके विपरीत विकसित अविकसित विश्व जैव विविधता एवं जैव संसाधनों के संबंधित परंपरागत ज्ञान से संपन्न है। जैव संसाधनों संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इनके व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति, खर्च को बचाया जा सकता है। विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति व लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। इसके कारण कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधनों एवं परंपरागत ज्ञानों का बिना पूर्व अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रहे हैं। भारतीय संसद ने हाल ही में भारतीय कस्बा बिल, इंडियन पेटेंट बिल के में दूसरा संशोधन पारित किया है, जो ऐसे मुद्दों को ध्यान में रखेगा, जिसके अंतर्गत एक कस्बा नियम संबंधी आपातकालिक प्रावधान एवं अनुसंधान विकास शामिल हैं। और ये भी पढ़ लेना, छोटा सा सारांश दिया गया है आपको। इसमें वैसे पूरी चीज़ें हैं जो पहले चैप्टर में पढ़ी गई, और ऐसा इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना।